हेलो गाइस, वेलकम टू कौशल आईएएस। तो जैसे कि आप देख रहे थे कि हम जो अपना वर्ल्ड हिस्ट्री का जो सीरीज़ था वो कंटिन्यू कर रहे थे। तो आज जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसको आज हम ख़त्म कर देंगे और हम देखेंगे लास्ट में क्या कि फ्रेंच एक रिपब्लिक कंट्री बन जा रहा है। ओके, तो क्या होगा फिर हम इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा जो कि लास्ट हमारा वीडियो होगा और वो होगा सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। वो जनरली यूपीएससी में और ओपीएससी में जनरली सवाल आ जाता है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, ठीक है, इन फ्रांस, इन यूरोप एंड इन लेटर इन इंडिया। ओके, तो वो सब हम देखेंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कल जो हमने छोड़ा था, कल हमने क्या छोड़ा था कि बैटल ऑफ लिप्जिग होगा, उसमें नेपोलियन हार जाएंगे 1813 में। फिर वो क्या होगा, वो चले जाएंगे, उनको एग्जाइल कर दिया जाएगा टू दी आइलैंड ऑफ एल्बा। ओके, देन क्या होगा, वो फिर से वहाँ से छूट जाएंगे और 1814 में फिर से बैटल लड़ेंगे, बैटल ऑफ वाटरलू, जहाँ पे वापस वो हार जाएंगे और वापस से उनको क्या होगा, एग्जाइल में भेज दिया जाएगा टू द आइलैंड ऑफ सेंट हेलेना, और जहाँ पे उनका डेथ हो जाएगा फाइनली, जो वो कुछ सालों के बाद उनका डेथ हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि हम आगे देखेंगे उसका कि जब ये डेथ हुआ वगैरह, तो उसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस ऑफ वियना, लास्ट क्लास में हमने बात किया था, उसको एस्टेब्लिश किया गया और जहाँ पे मैट्रियार्क सिस्टम करके एक आएगा और वहाँ पे बात ये किया जाए कि वापस कैसे जो नेपोलियन जो रिवोल्यूशन ले आए थे, नेपोलियन जो यूरोप के पूरा हिला के रख दिया था, उसको वापस वो कैसे ठीक किया जाए। तो उसको डिस्कशन होगा कांग्रेस ऑफ वियना में, ठीक है। तो उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो उसके गोल्स क्या रहेंगे कांग्रेस ऑफ वियना के। सबसे पहला गोल रहेगा कि वापस, नेपोलियन ने तो पूरा हिला के रख दिया था यूरोप को, है ना, तो वापस कैसे हम बैलेंस ऑफ पावर यूरोप का रिस्टोर कर दें, ठीक है। सेकंड है आइडियल ऑफ लेजिटिमेसी, यानी जो किंग लोगों का क्या हुआ था, किंग लोग मानते थे कि हमारा डिवाइन राइट है, भगवान ने हमें भेजा है ये कंट्रीज पे रूल करने के लिए, उसको कैसे वापस से रिस्टोर कर दिया जाए। एंड क्या हो, जो बैटल ऑफ वाटरलू में जो कोalition था, ठीक है, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रसिया, इनका जो कोalition था, जो जिन्होंने कि नेपोलियन के खिलाफ अपना जीत हासिल किया था, उनको कुछ रिवॉर्ड्स मिलना चाहिए। तो ये बात हो रहा था। ओके, आगे देखते हैं। आगे मैट्रियार्क सिस्टम आया, ठीक है। मैट्रियार्क सिस्टम में क्या हुआ, देखिए मैट्रियार्क कौन है, पहली बात तो ये ऑस्ट्रियन किंग है, ठीक है। ये क्या है, ये ऑस्ट्रियन किंग है जो क्या कर रहे हैं, वो उसको लीड कर रहे थे। जो वियना कांग्रेस है, वियना ऑस्ट्रिया का कैपिटल हुआ करता था, तो ये ऑस्ट्रियन किंग का नाम था मैट्रियार्क, इसी वजह से इन्हीं के नाम पे बाद में इसको मैट्रियार्क सिस्टम बोल दिया गया, ठीक है। आप याद रखिएगा, कांग्रेस ऑफ वियना उसको बोला जाता है, कंसर्ट ऑफ यूरोप भी बोला जाता है, इसको मैट्रियार्क सिस्टम भी बोला जाता है। तो ये 3-4 नाम से वो जाना जाता है, तो आपको ये नाम सब ध्यान रखने हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम क्या देखेंगे कि कैसे करके वो क्या करेंगे, ये सिस्टम क्या बोलता था। मेजरली हम उसको 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, देखिए पहला पॉइंट क्या है, स्ट्रेंथेन द नेबर्स, यानी उन्होंने बोला कि भाई जो फ्रांस है उसको हम वीक कैसे करेंगे, उसको हम ऐसे वीक कर सकते हैं कि उसके जो नेबर्स हैं उनको क्या कर दो, उनको स्ट्रांग बना दो, तो ऑटोमेटिकली फ्रांस क्या होगा, वीक हो जाएगा। तो कैसे वो करेंगे, क्या करेंगे कि फ्रांस का जिस टेरिटोरीज पे कब्जा होगा, ठीक है, जो टेरिटोरी पे कब्जा होगा उसको वो वापस से क्या करेंगे, उनके नेबर्स के बीच में वापस से क्या करेंगे, उनको दे देंगे, डिवाइड होगा उनके बीच में, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं, जैसे एक किंगडम था सार्डिनिया, ठीक है, सार्डिनिया, उसको किसको दे दिया, पिडमोंट करके एक किंगडम था इटली में, उसको दे दिया गया, ठीक है। जो जर्मन स्टेट्स थे उनको किसको दे दिया गया, उनको ऑस्ट्रिया को दे दिया गया, ठीक है। और ऐसा करके वो क्या कर रहे थे, जो नेपोलियन के जो जितने भी टेरिटोरीज थे उनको क्या कर रहे थे, वो डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखोगे कि राइनलैंड जो जर्मनी का पार्ट हुआ करता था, राइनलैंड को उन्होंने पर्शिया को दे दिया, ठीक है। उसी तरह से रसिया जो है उसको, रसिया को क्या किया जाएगा, पोलैंड को दे दिया जाएगा। पोलैंड किसके कब्जे में जाएगा, रसिया के कब्जे में। इस तरह से उन्होंने क्या किया, सोचा कि हम इसको वो करेंगे, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, रिस्टोरेशन ऑफ पावर, है ना। रिस्टोरेशन ऑफ पावर क्या किया उन्होंने कि भाई जैसे एग्जाम्पल कल हमने देखा था कि सेंट्रल जो इटली था वहाँ पे रूल किसका था, पोप का था, जिससे कि नेपोलियन ने पावर सारा छीन लिया था, है ना। हम देख रहे थे लास्ट में कि पोप के साथ उनका ट्रीटी साइन हुआ था, द ट्रीटी ऑफ कॉन्कॉर्डेंट, ठीक है, तो 1802 में। तो ये पोप जो थे उनको वापस से रिस्टोर कर दिया गया सेंट्रल इटली में, ठीक है। आप फ्रांस में किसका रूल था, हम देखे थे किसका, बर्बन डायनेस्टी का था, ठीक है, बर्बन डायनेस्टी, ठीक है। तो इनके जो रूलर थे उनका नाम था लुइस 18, ठीक है। इनको वापस से थ्रोन पे बिठा दिया गया। हम क्या देख रहे थे कि स्पेन में, कल हम बात कर रहे थे कि स्पेन बिकेम दी अल्सर
फॉर द नेपोलियनिक एम्पायर और नेपोलियन। तो स्पेन में जो वापस जो रूलर्स थे उनको वापस से वहाँ पे रिस्टोर कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे जोसेफ बोनापार्ट को नेपोलियन ने बिठा दिया था, अपने ही भाई को, यहाँ पे रिस्टोर कर दिया गया। और बाकी जितने भी जगहों पर उन्होंने जीता था, जैसे सीरिया जीत गए थे वो, इजिप्ट के कुछ हिस्से जीत गए थे, बाकी जो जर्मन स्टेट्स थे, है ना, उन सब में क्या किया गया, जो पहले रूल करते थे उनको वापस से क्या कर दिया गया, रिस्टोर कर दिया गया, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप हुआ उनका, रिस्टोरेशन ऑफ पावर। थर्ड होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी क्या बोला जाएगा कि भाई जर्मनी और अभी जो फ्रांस है उसका क्या करना है भाई। तो हमने ये गोल्स जब हम देख रहे थे तो वहाँ पे एक गोल हमने क्या देखा था कि रिवर्ट टू द विक्टर्स, है ना, ये तो उन्होंने कर दिया। कैसे किया, बैलेंस ऑफ पावर उन्होंने कैसे किया, फ्रांस को जो नेबरिंग टेरिटरीज थे वो अपने मतलब उन्होंने फ्रांस का टेरिटरी को टुकड़ों में बांट के जो बाकी जितने भी थे उन लोगों में बांट दिया, तो वीक हो गया। सेकंड था आइडियल ऑफ लेजिटिमेसी, मतलब किंग्स को वापस उन्होंने रिस्टोर कर दिया। थर्ड पॉइंट क्या है, रिवार्ड टू द विक्टर्स। तो अब वो रिवार्ड वो कहाँ से लेंगे, दो जगह से लेंगे, एक होगा आपका जर्मनी, एक होगा आपका फ्रांस, ठीक है। तो हम क्या देख रहे थे कि नेपोलियन ने इटली और जर्मनी को क्या किया था, यूनाइट कर दिया था। तो इससे पहले जर्मन क्या था, 300 छोटे छोटे स्टेट, स्मॉल स्टेट्स में, स्मॉल पॉलिटीज में फ्रैगमेंटेड था, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, नेपोलियन जब उसको यूनाइट करते हैं तो उसको 39 छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसको वो बोलते हैं डाइट्स, ठीक है, डाइट्स करके वो बोलते हैं। अब बात ये चला कि भाई जर्मनी तो अभी 300 से 39 हो गया है, ये लोग पहले क्या कोशिश करें कि कैसे हम वापस इसको 300 में बदल दें। तो जब ये नहीं बदल पाएंगे तो वो क्या करेंगे, जर्मनी को प्लेस कर देंगे अंडर ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो था वो बोलेगा कि मैं आज से इस पे कब्जा करूंगा, और ऑस्ट्रिया कब्जा कर लिया किस पे, आपका ये जो जर्मन जो स्टेट्स थे जिनको डाइट कहा जाता था 39, वो हो गए। फ्रांस बचा हुआ है, तो फ्रांस में क्या किया जाएगा, जो बर्बन डायनेस्टी को जो रिस्टोर किया गया है ना, उसको बोला जाए कि तुम्हारा ड्यूटी अब से क्या है कि कैसे वापस रिवोल्ट ना हो, और नेपोलियन ने जो भी चेंज किया था, ठीक है, उसको क्या करो, बदल दो, ठीक है। नेपोलियन ने पार्लियामेंट लाया था तो ये कोशिश करेंगे उसको हटा देने का, समझ रहे हैं आप। तो ये सब क्या होगा, ये सब बात चलेगा यहाँ पे कि वापस से रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए आगे क्या होगा। फिर ये जो अभी हम बात कर रहे थे क्या कि पावर रिस्टोर हो गया, कहाँ पे, फ्रांस में पावर रिस्टोर हो गया, किसको मिला, लुईस 18 को, ठीक है। ये बूढ़े हो चुके थे जब वापस से इनको रिस्टोर किया गया। तो इनके बाद इनका ही सक्सेसर जो है वो कौन आए, चार्ल्स 10, ठीक है, चार्ल्स 10। तो ये आ गए। तो इन्होंने ये ना ये एक एम्बिशियस रूलर थे, ठीक है। ये चाहते थे कि वापस जो पुराना टाइम जैसा था, यानी उनके दादा परदादा लोग जिस टाइम पे रूल कर रहे थे, जब रिवॉल्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ था, उस पीरियड को वापस से रिस्टोर मैं कैसे कर दूं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये रेडिकल स्टेप्स लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रेडिकल स्टेप, पहला वो क्या करेंगे, पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दें, क्योंकि जो पार्लियामेंट था वो किसके चलते बिठाया गया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के चलते, ठीक है। सेकंड वो क्या करेंगे, जो वोटर थे उन फ्रेंचाइजी को क्या करेंगे, कम कर देंगे, यानी अगर 100 लोग वोट दे सकते थे, उन्होंने उसको लिमिट कर दिया 50 पे, या फिर हम बोल सकते हैं 30 पे, ठीक है। और फिर क्या किया, सिविल लिबर्टी को उन्होंने रोकने का कोशिश किया, यानी प्रेस का जो फ्रीडम था, लोगों का जो वॉइस था, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, ठीक है, आइडिया ऑफ लिबर्टी, ये सब क्या है, लिबर्टी, फ्रीडम, ठीक है, रिपब्लिकनिज्म, ये सब क्या है, ये तो मेन वैल्यूज है ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, इनको कैसे कर्टेल किया जाए, उसके लिए वो स्टेप्स लेने लगे। तो अभी आपको क्या लग रहा होगा, वो पॉपुलर होंगे या अनपॉपुलर हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाते हैं, हाईली अनपॉपुलर हो जाते हैं, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, क्योंकि अब उन्होंने वोटर सिस्टम को बदल दिया, इसको पार्लियामेंट को उन्होंने डिसॉल्व कर दिया, तो इसके चलते क्या होगा, वो इलेक्शन सिस्टम को भी बदलने का कोशिश करेंगे, ठीक है। जब ये इसको बदलने का कोशिश करेंगे तो वापस से जनता क्या होगी, चार्ज हो जाएगी, है ना। जब नेपोलियन का जब डिफीट हो गया था ना, नेपोलियन ने सबसे बड़ा ब्लंडर तो कर दिया, रसिया में घुस के, ठीक है। रसिया में उनको घुसना नहीं था, वहाँ पे घुस के उन्होंने बहुत सारे अपने सोल्जर्स को वहाँ पे लॉस किया, वहाँ पे विंटर भयंकर होते थे। तो अब उसके बाद बैटल ऑफ वाटरलू में वो हार गए। जब नेपोलियन हार गए तो क्या हुआ कि जो फ्रांस की जो जनता थी, जो पीपल थे फ्रांस के, सिटीजन्स थे, उनमें क्या हुआ कि एक मतलब बोल सकते हैं हम सदमा लगा उनको। और तभी जब मैट्रियार्क सिस्टम में लुई 18 को राजा बना दिया जाएगा और फिर चार्ल्स 10 राजा बनेंगे, तो वो अपोज नहीं करेंगे, ठीक है।
बट जब ये सब बदलाव चार्ल्स टेन करने लगेंगे तो क्या होगा कि लोगों में फिर से वो आग जलेगा, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो आग था, ठीक है। तो क्या होगा, वापस से वो 1830 में क्या करेंगे, रिवॉल्यूशन कर देंगे। और ये चार्ल्स टेन जो है उनको भागना पड़ेगा, इतना बड़ा रिवोल्ट होगा कि चार्ल्स टेन को भागना पड़ेगा और उनको इंग्लैंड में शरण मिलेगा, ठीक है। तो वो भाग जाएंगे इंग्लैंड, और इसी के साथ क्या होगा, ये जो रिवॉल्यूशन होगा 1830 का, इसी के साथ जो ये जो बर्बन डायनेस्टी थी ना, जो पहले से फ्रांस पे रूल करती आ रही थी, इसका खात्मा हो जाएगा। बर्बन डायनेस्टी केम टू एन एंड, वो खत्म हो जाएगा और एक नया डायनेस्टी का रूल स्टार्ट होगा, जो कि कौन है, जो कि है आपका ओरेलियंस डायनेस्टी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ओरेलियंस डायनेस्टी, ये रूल स्टार्ट होगा। उसका पहले रूलर कौन बनेंगे, लुई फिलिप, ठीक है। और वो रूल करेंगे टिल 1848 तक रूल करेंगे, जब तक वापस से क्या होगा, नेपोलियन 3 जो कि नेपोलियन के भतीजे थे, उनका रूल वापस से 1848 में वापस से जब ये आ जाते हैं, तब तक ये डायनेस्टी रूल करेगी, ठीक है। अब लुई फिलिपे ओपोजिट थे किसके, जो अभी हम बात कर रहे थे चार्ल्स के, ठीक है, चार्ल्स टेन के। ये क्या बोले थे कि भाई मुझे रेडिकल क्या चाहिए, मुझे रेडिकल चेंजेस चाहिए, ठीक है। बट ये जो आपके लुई फिलिपे थे, उन्होंने बोला कि नहीं भाई, मुझे कोई चेंज नहीं चाहिए, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, मुझे कोई बदलाव नहीं चाहिए। बट प्रॉब्लम तब क्या हो चुका था, फ्रांस में जो सोशलिज्म का जो आइडियल्स था वो धीरे धीरे करके बढ़ ही रहा था, ठीक है। और सोशलिज्म के आइडियाज़ के बढ़ने की वजह से क्या हुआ, लोगों में, ठीक है, लोगों में पावर रिस्टोर होना स्टार्ट हो रहा था। मतलब लोग डिमांड कर रहे थे, है ना। सोशलिज्म में क्या बोला जाता है कि लोगों के हाथ में पावर होना चाहिए, जो सोसाइटी की जो लोअर क्लास है, फार्मर्स, पेजेंट्स, वर्कर्स, इनके पास पावर होना चाहिए। तो लोगों में वो आइडियाज़ क्या हो रहे थे, इन्फ्यूज़ हो रहे थे धीरे धीरे, फ्रांस में घुस रहे थे लोगों के दिमाग में। इसी वजह से उन्होंने क्या किया, वोटिंग का डिमांड किया। और हमें पता है चार्ल्स टेन ने ये सब छीन लिया था उनसे, ओके। तो वो वोटिंग का डिमांड करेंगे। जब ये राजा बोलेगा कि नहीं मुझे कुछ चेंज नहीं चाहिए, तो क्या होगा, वापस से रिवॉल्यूशन स्टार्ट होगा, किसके अगेंस्ट में, आपके जो लुई फिलिपे हैं ऑर्लियंस डायनेस्टी के, उनके अगेंस्ट में ये रिवोल्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, इनको भी गद्दी से उतरना पड़ेगा, इनको भी डीथ्रोन कर देंगे लोग। और फिर क्या होगा, वापस वो बोलेंगे कि भाई नेपोलियन का कौन अभी बचा हुआ है सक्सेसर, तो उनको मिलेगा नेपोलियन 3 जो कि उनका भतीजा था, ठीक है। उसको वो लोग बोलेंगे कि भाई नेपोलियन 3 आज से तुम क्या हो, हमारे प्रेसिडेंट हो, ठीक है। तो नेपोलियन 3 वॉज डिक्लेयर्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होगा, नेपोलियन 3 बन गया 1848 में, अपना क्या बन गया, प्रेसिडेंट बन गया फ्रांस का। ये भी क्या कोशिश करेगा, ये भी 1852 में जो रिपब्लिक बना था, इनको हटा के वापस से वो खुद को बोलेगा कि आई एम दी एम्परर, तो वापस से खुद को डिक्लेयर कर देगा एम्परर, ठीक है। तो वापस से हम क्या देख रहे हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में मोनार्की था, फिर रिपब्लिक हो गया, फिर मोनार्की बन गया। कैसा, जब नेपोलियन ने खुद को बोला कि आई एम द एम्परर ऑफ फ्रांस। फिर नेपोलियन के गिरते ही क्या हुआ, नेपोलियन के टाइम पे भी रिपब्लिक था, वो बोलते थे आई एम द रेवोल्यूशन, है ना। तो वो कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज हुए कि एक तरफ एम्परर बोल रहे हो, एक तरफ तुम फ्रांस को रिपब्लिक बोल रहे हो। वापस हम क्या देखें, नेपोलियन के डिफीट के बाद मोनार्की हो गया। फिर जब उन्होंने हटा दिया किसको, जो अपनी बर्बन डायनेस्टी, तो फिर से रिपब्लिक हो गया था। फिर अभी ऑर्लियंस डायनेस्टी आई तो फिर से मोनार्की हो गया। फिर जब इनको प्रेसिडेंट बनाया तो फिर रिपब्लिक हुआ। फिर अभी ये खुद को एम्परर बोल के उसको मोनार्की बना देने। तो अभी तक फ्रांस 4-5 बार क्या हो चुका है, रिपब्लिक मोनार्की में ऑसिलेट कर रहा है, कभी रिपब्लिक कभी अपना मोनार्की हो जा रहा है, ठीक है। अब नेपोलियन 3 कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेंगे, जो कि आगे जो हमारा चैप्टर, आगे जो वर्ल्ड हिस्ट्री का जो चैप्टर्स है, जर्मन यूनिफिकेशन एंड इटालियन यूनिफिकेशन, उसमें हमें देखने को मिलेंगे, ओके। तो क्या है, तो नेपोलियन 3 जब रूल कर रहे होंगे तो ही यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो जाएगा। वो क्या करेंगे, वो पार्टिसिपेट कर लेंगे फ्रैंको पर्शियन वॉर में, प्रशियन। तो फ्रांस को वो प्रशिया के अगेंस्ट में बैटल में लेके जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली क्या होगा, फ्रांस यहाँ पे डिफीट हो जाएगा। और 1871 में फाइनली क्या होगा, इनको गद्दी से उतार दिया जाएगा और फ्रांस वापस से रिपब्लिक बन जाएगा। बट ये रिपब्लिक बनने का जो प्रोसेस है वो इतना इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस में क्या होगा, ये प्रोसेस को समझने के लिए हमें पहले जर्मनी का यूनिफिकेशन और इटली का यूनिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है क्या हो रहा था, नेपोलियन के टाइम से ही जर्मनी एंड इटली किसके कब्जे में आते थे, फ्रांस के कब्जे में आते थे, ठीक है। तो क्या होगा, फ्रांस का जो रिवॉल्यूशन है वो बैकग्राउंड में पुश हो जाएगा,
फिर जब हम कंप्लीट कर लेंगे जर्मनी का रिवोल्यूशन और इटली का रिवोल्यूशन, तब हमें कंप्लीटली समझ में आएगा कि फ्रांस फाइनली कैसे एक रिपब्लिक में बदल गया। ओके, और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है सिग्निफिकेंस, ठीक है, और द इम्पोर्टेंस और द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या हुआ, किन कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे, खुद फ्रांस में क्या कॉन्टेक्स्ट पड़ा, यूरोप में क्या उसका असर पड़ा, और हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, या फिर जब बाद में हम जब पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया को पढ़ते हैं उसमें उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, जिससे कि जनरली ज़्यादातर सवाल इससे बनते हैं। ठीक है, तो ये समझने ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, आपके साथ मुलाकात फिर से होगी, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपने प्रिपरेशन को ऐसे ही फुल बूस्ट पे चलाते रहिए। ओके, मिलते हैं, थैंक यू।